डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे जो डिस्कशन कवर किया है उसमें कोलिजन्स के बारे में बात हुई। कोलिजन कैसा होता है सर? हो सकता है इलास्टिक हो सकता है इनइलास्टिक हो। तो अब कोलिजन कैसा होगा इस बात को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। और ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कोलिजन कैसा है न्यूमेरिकली। ई की वैल्यू 1 अगर दी जाए एग्ज़ाम में, क्वेश्चन में, तो कोलिजन इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होगी। ज़रा सा भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस डिफॉर्मेशन में नहीं जाएगा। 0 से 1 की बात की जाए अगर यहाँ पर, तो 0 से 1 के बीच में बचे अगर वैल्यू दी गई है फ्रैक्शन में 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 3/4 है, तो कोलिजन इनइलास्टिक होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, जो पहले थी और जो बाद में थी, बाद में एनर्जी कम आएगी। काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी जब बॉल टकराएंगे आपस में या एक बॉल एक सरफेस से टकराएगी तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी, जैसे मैंने इस डायग्राम में सिखाया था आपको। काइनेटिक एनर्जी देखिए, ये बॉल आ रही है, सामने वाली दीवार के अप्रोच करते करते बॉल दबती जा रही है, इस समय काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और डिफॉर्मेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। इस पॉइंट के बाद बॉल आपकी खुलना शुरू करती है और जब बॉल रिकवरी लेती है, अगर सारी रिकवरी आ गई तो हम लोग ऑब्वियसली इलास्टिक बोलते हैं। काइनेटिक से डिफॉर्मेशन में जाते जाते जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है और फिर रिकवरी होती है, अगर पूरी रिकवरी हुई है तो इलास्टिक, फुल रिकवरी नहीं हुई तो इनइलास्टिक। और एक साहब और होते हैं जिनमें आप ई की वैल्यू 0 और इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। ये वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में जाती तो है सही, पर रिकवरी नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे मैथमेटिकली ई की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे मैथमेटिकली ई की डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन। आप किस स्पीड से सेपरेट हो रहे हो, वो एक बॉल एक वॉल हो सकती है, 2 बॉल हो सकते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट में की दिशा में, क्योंकि देखो मैंने आपको स्पीड ऑफ सेपरेशन अप्रोच पहले ही समझा दिया, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ही लिए जाते हैं। तो आप किस रेट से सेपरेट हो रहे थे और किस रेट से अप्रोच कर रहे थे, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? ई। ई हो गया स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। और मैंने फिर से लिख दिया, ये अलोंग नॉर्मल ही लिखा जाएगा। देखिएगा अलोंग नॉर्मल किस रेट से सेपरेट होते हो वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ अप्रोच का ई टाइम्स। यहाँ से एक बहुत बढ़िया चीज़ आई कि अगर ई की वैल्यू मैं 0 मान लूँ तो सेपरेशन होगा ही नहीं। सेपरेशन होगा नहीं, इसका मतलब कोलिजन कैसा होगा आपका? होगा इनइलास्टिक होगा और बॉडीज स्टिक कर जाएंगे। तो ई की वैल्यू 0 होने का मतलब गारंटी होती है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की, और यहाँ बॉडी स्टिक करती है। अगर मैं क्वेश्चन दूँ बच्चे यहाँ पे कि भाई हमारे पास थ्योरी में क्या डिस्कशंस आएंगे, तो देखो हेड ऑन और ऑब्लिक डायरेक्शन ऑफ मोशन के बेस पे कोलिजन डिवाइड हुए, ये एनर्जी के बेस पे। अब जो हेड ऑन हो वो इलास्टिक हो सकता है, ऑफ कोर्स लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई और रिकवरी भी हो गई। सर हेड ऑन इनइलास्टिक हो सकता है, सर लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई और लॉस हुआ। और हेड ऑन परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है, सर एक ही लाइन में चलते रहे पर स्टिक कर गए। ऑब्लिक की बात अगर की जाए तो ऑब्लिक इलास्टिक हो सकता है, यस सर। सर लाइन ऑफ मोशन चेंज हुई पर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। सर ऑब्लिक इनइलास्टिक हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें बनी हमारे पास। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो आप ऐसा समझ लो कि हेड ऑन कोलिजन लो और उसमें ई की वैल्यूज़ को प्लेस कर दो, तो आपके सारे केस कवर हो जाने हैं। तो अब पहला मैं जो डिस्कशन ले रहा हूँ वो कुछ ऐसा है कि एक 4 kg की बॉल है, राइट साइड से अप्रोच कर रही थी, 2 kg सामने वाली सेम लाइन में 4 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। ये दोनों बॉल बच्चे नेग्लिजिबल साइज के पॉइंट है, तो आप फिर उसे हेड ऑन कोलिजन जैसे ही लेंगे। ये बॉल टकराती हैं आपस में, जब ये टकराते हैं तो येलो वाली बॉल ने ग्रीन पे एक एनडीटी का इम्पल्स लगाया और ग्रीन वाले ने भी छोड़ा नहीं, उसने इस पर एनडीटी का इम्पल्स लगाया। तो देखें जाए क्या होगा। सब बदला से ग्रीन बॉल जो थी वो रिबाउंड कर गई, सर येलो बॉल भी रिबाउंड कर गई। सर इस तरीके से येलो बॉल के बारे में बच्चे बता दिया गया कि सर इसकी वेलोसिटी रिबाउंड करके 1 मीटर पर सेकेंड आ गई, और सर ग्रीन बॉल थी इसकी स्पीड आपने v मान ली। क्लियर? तो क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात पूछी गई थी, अगर ऐसा है तो बताइए ई की वैल्यू क्या थी। तो आपको एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा इस सोल्यूशन में, बड़ा सिंपल सा,
कि सर जब आप इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो देखिएगा ई निकालना है तो स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ अप्रोच, इनका रेशियो ऑब्वियसली अलॉन्ग नॉर्मल। और ये कोलिजन आपका ध्यान से देखो तो हेड ऑन है। हेड ऑन कोलिजन वो होते हैं जिसमें आपका लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो अब आपको कंपोनेंट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे सब कुछ एक ही दिशा में। चलिए देखा जाए स्पीड ऑफ अप्रोच कितना आएगा। स्पीड ऑफ अप्रोच अगर देखोगे तो रिलेटिव मोशन का एग्जांपल हुआ, ये 2 से इसको अप्रोच कर रहा है, 4 से अप्रोच कर रहा है, 1 सेकंड बाद ये 2 आगे आ जाएगा, ये 4 आगे आएगा, तो 1 सेकंड में गैप 6 से कम हुआ। 1 सेकंड में अगर गैप 6 से कम हुआ तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना हो गया सर, 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरे तरीके से देखो तो बच्चे किसी एक ऑब्जेक्ट से पूछ लो सामने वाला कितनी स्पीड से आ रहा है, तो रिलेटिव याद है। अगर तुम इसको ऑब्जर्वर बनाओगे तो 2 ऐड करोगे, इसमें 2 ऐड होगा, तो ये रुक के सामने वाले के बारे में रिपोर्ट करेगा, भाई तू 6 से आ रहा है। याद आ रहा है रिलेटिव मोशन में। तो इसके रिस्पेक्ट में सामने वाली बॉल 6 से आ रही है, तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना हो गया, 6। स्पीड ऑफ सेपरेशन, सर ये अगर पता होता तो हम ये निकाल लेते हैं। एक चीज़ पक्का है कि भाई जो आपने इम्पल्स लिया वो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्सेस अगर एब्सेंट होते हैं, है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो मोमेंटम था और जो बाद में मोमेंटम है दोनों सेम होंगे। पहले 4 इंटू 2 मोमेंटम, फिर 2 इंटू -4 मोमेंटम, ठीक, तो ये आपके पास आया। बाद में 4 वाले का मोमेंटम -1 और 2 वाले का मोमेंटम v, तो 4 इंटू 2 -2 इंटू 4 के अकॉर्डिंग ये बच्चे कितना आ गया, 8 -8 -4 प्लस 2v, तो 8 - 8 0 हो गया, 2v इक्वल टू 4 आ गया, तो v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो श्योरली आपको ये पक्का हो गया कि जो ये बॉल थी आपकी, ये कितनी स्पीड से बेटा रिबाउंड कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये 1 से रिबाउंड कर रही है, 2 से रिबाउंड कर रही है, तो क्या आपको लगता है स्पीड ऑफ अप्रोच निकाल सकते थे सेपरेशन। ये 1 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, 1 सेकेंड में ये 1 मीटर से दूरी बढ़ाएगा और ये 1 सेकेंड में 2 मीटर से दूरी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे कोई पूछे तो स्पीड ऑफ सेपरेशन की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? या फिर रिलेटिव से पढ़ लो, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी आएगी, इसको रोकोगे तो इसमें 1 ऐड करोगे तो इसकी स्पीड 3 दिखेगी। तो रिस्पेक्ट टू द 4 सर 2 kg की जो स्पीड आएगी वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं स्पीड ऑफ अप्रोच की बात करूँ तो से अप्रोच तो 6 से कर रहे थे, पर सेपरेट 3 से हो रहे हैं, तो ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच 3/6 1/2। अब सर ये 3/6 और 1/2 का मतलब क्या हुआ, जरा देखा जाए। अगर हम लोग अब प्रॉपरली एनालिसिस करें तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की पहले कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बाद में कितनी है, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म होगा जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। डन। तो देखा जाए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, इनिशियल 4 kg 2 से, 2 kg 4 से चल रहा था। सर 4 kg 2 से और 2 kg 4 से चल रहा था, तो बच्चे यहाँ पे 4 इंटू 2 आपके पास 8 आ गया और 2 2 कैंसिल हो गया, 16 आ गया। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 24 थी। कोलिजन के बाद 4 वाला 1 से और 2 वाला 2 से, तो 4 वाला 1 से और 2 वाला 2 से चलता है। तो ये वैल्यू बच्चे का सॉल्व करोगे तो 2 इधर आ गया, ये 6 जूल आया। आपको साफ साफ बच्चे यहाँ दिख रहा होगा कि सर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, पहले 24 जूल होती थी, अब 6 जूल रह गए। अगर एग्जाम में कभी ये पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, तो मिनिमम एक स्टेट होती है जब एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे थे, तो जिससे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, उस समय इन लोग की स्पीड अलोंग नॉर्मल कॉमन हो जाती है। कॉमन स्पीड जो होगी बच्चे वो ध्यान रखना कितनी हो जाएगी, हाफ m1 प्लस m2 का देखा जाए, दोनों की स्पीड कॉमन होगी। तो कॉमन स्पीड कौन सी होती है, जो सेंटर ऑफ मास वाली होती है, और सेंटर मास की कौन सी, अलोंग नॉर्मल। तो अलोंग नॉर्मल जो आपकी सेंटर मास की स्पीड आती है, उसको अगर हम रिलेट करें तो मेरे को कॉमन मिलेगा। अब मुझे एक बात बताना, इस बात तो अलोंग नॉर्मल तो कुछ बात ही नहीं है ना, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में है। तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या थी, सेंटर मास की वेलोसिटी का देखोगे तो 4 इंटू 2 राइट में मोमेंटम, 2 इंटू 4 राइट में मोमेंटम डिवाइड बाई टोटल मास
सर ज़ीरो आ गया। इसका मतलब जिस समय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ होगा उस समय दोनों बॉल्स भागते 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 बिल्कुल चिपक के बिल्कुल मैक्सिमम डिफॉर्म हो गई और रुक गई हैं। ये हमेशा के लिए नहीं रुकेगी, ये एक मोमेंट होगा, है ना सर। ये मोमेंट क्यों सर? सीधी से इसके बाद ये बॉल रिबाउंड भी तो होगी ना, खुलेंगी ना, ये बॉल अब खुलना शुरू करेंगी तो फिर सेपरेट होंगी, तो ये स्टेट आएगी, ये स्टेट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की होगी, फिर ये आएगा। क्लियर? तो पहले बॉल कोलाइड करेंगे, उनकी जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा और फिर वो रिफॉर्मेशन लेंगे। तो अगर कोई पूछे जब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो सर अलोंग नॉर्मल आपकी वेलोसिटी सेंटर मास की ज़ीरो थी, तो जब यही ज़ीरो हो गया तो बाकी तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं ना। तो ये आपका आंसर बच्चे ज़ीरो आया। इसका मतलब समझे, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कोई पूछे कैसा रहा होगा, सर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा रहा होगा, तो स्ट्रेट सर पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर 24 जूल थी, फिर काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 एक पॉइंट पर मिनिमम हो गई, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई। क्लियर? और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बच्चे रिकवरी स्टार्ट हुई। जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो आपके बच्चे ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। क्लियर? क्या आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 24 जूल थी? यस सर। काइनेटिक मिनिमम पे पहुंच के बच्चे ज़ीरो हो गए? यस सर। काइनेटिक रिकवरी कितने पे हुई सर? 6 पे हुई। तो क्या पूछे सर ये काइनेटिक एनर्जी का जो पहला वाला ग्राफ था सर ये कौन सा था? सर डिफॉर्मेशन पीरियड है, ठीक, और ये आपका बच्चे रिफॉर्मेशन पीरियड है। अब आपकी अगर 100% रिकवरी हो जाती है बच्चे तो कोलिजन कैसा होता? बोलो, 24 से 24 पे आ जाते तो कोलिजन कैसा होता? आप कहते सर इलास्टिक है। आपकी 100% रिकवरी नहीं हुई तो ये कौन सा केस हुआ? ई की वैल्यू 0 से ज़्यादा 1 से कम। और अगर आपकी रिकवरी होती ही नहीं तो ई की वैल्यू क्या होती? 0। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ से भी आप समझा सकते हो कि कोलिजन कैसा है ना। तो ये एग्जाम्पल बच्चे हमने यहाँ पे लिया। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं फिर डिस्कशन पे आते हैं आगे। एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि आपने यहाँ पर एक 8 kg की बॉल ली, ठीक, इसके आगे मैं अभी जो कोलिजन डिस्कस कर रहा हूँ वो एक ही लाइन में है, हेड ऑन कोलिजन की ही बात हो रही है ना। ये 8 kg की एक बॉल थी, ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। इसके आगे 2 kg की बॉल थी बच्चे, 1 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कोलिजन जो है आपका इनके बीच का होता है और ये बताया गया कहाँ पे कोलिजन होगा सर? कहीं यहाँ पे आगे आके सर एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे इनके बीच का कोलिजन हुआ। इस कोलिजन के बारे में आपको बताया गया कि सर कोलिजन जो है आपका E=1 के नेचर का है ना। E=1 के नेचर का है तो क्या हुआ होगा? तो E=1 के नेचर का है तो सर ये कोलिजन हुआ और सर ये अब सेपरेट हुए। सबको क्लियर है कि भाई इसकी स्पीड v1 हो गई, इसकी स्पीड v2 हो गई और हमें यहाँ पे v1 v2 के बारे में डिस्कशन करना है। तो E=1 का मतलब सबको क्लियर है कि कोलिजन कैसा रहा होगा? इलास्टिक रहा होगा। जो एनर्जी पहले होगी वही बाद में होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब बात आती है तो मेरा कहना है कि आप दो चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। जो दो इक्वेशन आपके सॉल्यूशन में ज़रूर आनी चाहिए जिनको आप देखें। एक तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझिए, है ना। पहला ऑब्वियसली ये आपका अलोंग नॉर्मल आप लिख सकते हैं, है ना। नॉर्मल मतलब जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसमें लिखने मज़ा आएगा कि उसमें ही एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम होगा। उससे परपेंडिकुलर तो कुछ है ही नहीं, चेंज होता ही नहीं है। और एक इक्वेशन आप ई लिखेंगे ये भी अलोंग नॉर्मल होगी। सर जब सब अलोंग नॉर्मल होना है तो फिर बाकी तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अरे भाई अलोंग नॉर्मल ही तो कोलिजन होगा ना, तो वही पढ़ा जाएगा। तो Pi=PF। अब आपने कहा ठीक है इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो उसको अगर देखा जाए तो अच्छे से तो 8 kg वाली बॉल की स्पीड 6 थी, राइट साइड में वेलोसिटी +6, 2 वाले के लिए +1। कोलिजन के बाद जो 2 वाले उसकी वेलोसिटी v1 और जो 8 वाला उसकी वेलोसिटी v2, तो 8v2 + 2v1 = 8 6 48 + 2 50, तो 50 = 2v1 + 8v2, तो v1 + 4v2 = 25।
से ये मेरे दो अननोन्स जो थे v1 v2 उसके बीच में एक मुझे रिलेशन मिला। क्लियर? नेक्स्ट बेटा v1 प्लस 4v2 अगर 25 आता है, आपने लिखा है यहाँ पर। अगला डिस्कशन आता है बच्चे यहाँ पर ई का। से ई वाली क्वेश्चन अगर लगाई जाएगी तो ऑनेस्टली बताना, अगर इस बॉल की बात की जाए तो ये गैप 1 से बढ़ा रही है और ये 6 से कम कर रहे हैं, तो इनके बीच का गैप किस रेट से कम हो रहा है? 1 से बढ़ाओ और 6 से कम करो तो 5 से कम हुआ ना। या ऐसे समझ लो इसके रिस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी 5 दिखेगी, तो 2 ऐसा बोलेगा 8 मुझे 5 से अप्रोच कर रहा है। तो अगर पूछो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना हुआ, तो आप बोल दोगे सिंपली स्पीड ऑफ अप्रोच की वैल्यू अलोंग नॉर्मल 5 आ रही है। अच्छा सब मान लीजिए आफ्टर सब कोलिजन, भाई देखो ये जो डायग्राम बनाया है ये तभी सही हो सकता है जब v1 ग्रेटर देन v2 हो। ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन 2 kg को अगर सेम डायरेक्शन चला रहे तो फास्ट चलना पड़ेगा, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे तभी तो सेपरेट होगा। अगर मैं पूछूं सर 8 के रिस्पेक्ट में 2 की स्पीड, तो 8 के रिस्पेक्ट में अगर 2 की स्पीड बोलोगे तो v1 माइनस v2 आएगी। याद आ रहा है? 8 को ऑब्जर्व बनाओ, वो कहेगा 2 मेरे से v1 माइनस v2 से दूर जा रहा था, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन आता है। हमारे क्वेश्चन में v1 माइनस v2 है, ई की वैल्यू शायद हमें 1 दी गई है, तो v1 माइनस v2 इक्वल टू 5। तो मुझे ये पक्का हो गया कोलिजन के बाद जो मेरे दो वेरिएबल्स थे उनकी दो इक्वेशन बनी। अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो सिंपल सा 3v2 इक्वल टू 30 एंड v2 इक्वल टू 10 आ जाएगा, और v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। क्लियर? तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊँ फिर से, तो पहले 8 kg की एक बॉल दी गई थी, ठीक, वो 6 से अप्रोच कर रही थी। इसके आगे एक दूसरी बॉल थी बच्चे जो 2 kg की थी, वो 1 से चल रही थी। आगे कहीं जाके इनके बीच का कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद की कहानी ये आई कि 2 kg वाले की स्पीड कितनी आ गई बच्चे? 15 आ गई, है ना। 2 kg वाला 15 से चलने लगा और 8 kg वाला थोड़ा सा स्लो पड़ गया। और एक मिनट, यहाँ पर v2 इक्वल टू 10 और v1 माइनस v2 इक्वल टू आपके v1 प्लस 4v2 इक्वल 25 था। ये क्वेश्चन बेटा थी आपके पास। दूसरी थी v1 माइनस v2 8v2 प्लस 2v1, और v1 माइनस v2 इज इक्वल टू कितना आ गया था बच्चे? यहाँ पर स्पीड ऑफ अप्रोच कितना था? 5 था, तो v1 माइनस v2 इक्वल टू 5। तो v1 माइनस v2 इक्वल टू 5 है, और जब आप इसे ऐड करोगे, ओह यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी बच्चे, यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। आप इक्वेशन को एक बार प्रॉपरली फिर से लिख लीजिए। पहली इक्वेशन कहती है कि v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन कहती है v1 माइनस v2 इक्वल टू 5। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v1 v1 कैंसिल और 5v2 इक्वल टू 20, है ना। तो v2 इक्वल टू 4 आएगा। ठीक, v2 की वैल्यू अगर 4 आ गई तो आप अच्छे से देखना v1 की वैल्यू क्या आएगी। तो v1 माइनस v2 5 था, तो v1 इक्वल टू 9 आएगा। तो क्वेश्चन बेटा इस तरीके से आया कि आपकी बॉल इस तरीके से आई, यहाँ पर ये टकराती है। तो कोलिजन का डिस्कशन अच्छे से देखा जाए तो क्या था? 8 kg वाली बॉल 6 की स्पीड, दैट मीन्स 48 का मोमेंटम लेके कोलाइड करती है दूसरी बॉल के साथ 2 kg की जिसकी स्पीड 1 है। कहीं पे इनके बीच का कोलिजन होता है। कोलिजन एक बहुत शॉर्ट इंस्टेंट के बीच में इनका एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। आफ्टर कोलिजन 2 kg की स्पीड कितनी हो गई? 9 हो गई, और जो 8 kg वाली बॉडी थी उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, 4 हो गई। टेक्निकली अगर मैं पूछूं तो 8 kg वाले का पहले मोमेंटम 48 था और अब कितना रह गया? तो आप बोलोगे 32। तो पहले मोमेंटम उसके पास 48 था और अब मोमेंटम 32 है, तो 16 का मोमेंटम उससे निकल गया। वो 16 का मोमेंटम जो उससे निकला वो गया कहाँ? 2 kg वाले को ज़रा ध्यान से देखो क्या है। 2 kg वाले कहेगा मेरा मोमेंटम पहले कितना था? 18 था, सॉरी पहले मोमेंटम मेरा कितना था?
देखिएगा अच्छे से, पहले मोमेंटम मेरे पास 2 था, 2 इंटू 1, और अब मेरा मोमेंटम 18 हो गया। तो आप अच्छे से देखो तो दो चीज़ें बहुत साफ साफ दिख रही हैं आपको यहाँ पर। ये देखिएगा, पहले मोमेंटम कितना था 50, 48 प्लस 2, और बाद में मोमेंटम कितना है 38, 2 प्लस 18, 50। मोमेंटम टोटल उतना ही है, पर मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ है। क्लियर? तो ये कोलिजन में आप देखोगे तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल एक यूजफुल इक्वेशन और एक ई की इक्वेशन। एक और बहुत बढ़िया बात है कि आपको लगता है काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी और काइनेटिक एनर्जी बाद में कितनी होगी। आपको अगर सर मुझे नहीं लगता कितनी पहले कितनी, पर एक बात पक्की है, ई की वैल्यू 1 का मतलब शायद काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। तो आपके पास पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 8 kg वाले ब्लॉक को देखा जाए तो 6 से चल रहा था, और 2 kg वाला ब्लॉक आपका 1 से चल रहा था। यही तो इक्वेशन थी ना, 8 kg वाला 6 से, 2 kg वाला 1 से, और कोलिजन के बाद 8 kg वाला 4 से और 2 kg वाला 9 से चलता है। इसको आप ठीक से लिखेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 4 दैट इज़ 144, और 2 2 कैंसिल 1, तो पहले काइनेटिक एनर्जी 145 थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। देखा जाए कैसे आएगा। इसको सॉल्व किया तो बेटा 4 स्क्वायर 16 इंटू 4 64 और 81, आपने इस वैल्यू को यूज़ किया तो ये वैल्यू बच्चे 145 आए। इसका जो काइनेटिक एनर्जी आपकी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी, तो 145 आपकी एनर्जी आती है। सर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, ई की वैल्यू यहाँ पर 1 है। डन। सर आप वो एक टर्म यूज़ करते थे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चे मैंने आपको बोलूँ था अलॉन्ग नॉर्मल कितनी होती है, हाफ m1 प्लस m2, और क्योंकि हेड ऑन कोलिजन है तो सारा मोशन अलॉन्ग नॉर्मल ही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अलॉन्ग नॉर्मल होल स्क्वायर। भाई जो ब्लॉक दिए गए वो एक 8 kg का है, एक 2 kg का है। क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास यहाँ पे था, क्या सेंटर मास मूव कर रहा था? तो पहले तो आप ये सोचिए सेंटर मास कहाँ पे होगा। सो सेंटर मास कहीं यहाँ पे इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं, सेंटर मास कहीं यहाँ पे 8 kg के पास आ रहा होगा ये सेंटर मास। और क्या सेंटर मास की भी कुछ वेलोसिटी होगी? यस सर, सेंटर मास की वेलोसिटी सबने पढ़ी टोटल मोमेंटम डिवाइड बाय मास। टोटल मोमेंटम 8 kg और 6 kg, 8 का 6 की स्पीड से 48 मिलेगा, 2 का 1 की स्पीड के से 2 मिलेगा, डिवाइड बाय टोटल मास करोगे तो मास एक 8 kg और एक 2 kg, 50 डिवाइड बाय 10 और 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो मैं पूछूँ तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाए मिनिमम कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आया। अब देखिएगा 10 डिवाइड बाई 2 5 और 5 स्क्वायर 25, तो 125। तो आपको क्लैरिटी है कि ग्राफ कैसा आया होगा काइनेटिक एनर्जी का। अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी को अगर बच्चे मैं ड्रॉ करूँ, मैं इस बार काइनेटिक एनर्जी ड्रॉ कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? इधर टाइम लिया, इसमें एक टाइम था कौन सा, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, एक टाइम था टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन, और जितनी देर तक एक दूसरे के बीच में टकराए एक्सचेंज मोमेंटम तो वो टाइम ऑफ कोलिजन। ये बहुत ही शॉर्ट है, शायद माइक्रो सेकेंड्स में भी बोलूँ तो ज़्यादा ही है। ये एक बहुत शॉर्ट इंस्टेंट की बात है। उस इंस्टेंट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन। काइनेटिक एनर्जी पे अगर आप प्लॉट करें तो पहले काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी बताई गई, 145 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी बचा थी। ये काइनेटिक एनर्जी आपकी कम होकर कितनी होगी, 125 जूल। और फिर इसके बाद बच्चे आपके यहाँ पे, सॉरी इसको ठीक से देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ पे रखिए ऐसा आ गया, और फिर आपका ये रिकवरी हुई। ठीक, तो 145 से काइनेटिक एनर्जी 125 पे आ गई, और क्या 100% रिकवरी हो गई? यस सर। इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद, इससे पहले दोनों बॉल सेपरेट थी और इसके बाद दोनों बॉल सेपरेट। ये जो आपने डिस्कशन पकड़ा है ये तब का है जब ये बॉल आपस में टकरा रही हैं। क्लियर? तो पहले आप दोनों बॉल कैसे करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कोलिजन होगा, और सेपरेट होंगे तो कोलिजन फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आती है बच्चे आपके पास कहाँ से, कि भाई आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें तीन चीज़ें हैं, या तो कोलिजन इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, या आपको मैं इनइलास्टिक का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप अच्छे से देखो आपने क्या किया। एक
बॉल ये बच्चे यहाँ पर, ये आपने मान लिया 8 kg की एक बॉल थी, ये सर 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही थी। सर इसके आगे आपने एक बॉल 2 kg की एज्यूम कर ली और सर उसके बारे में बता दिया गया सर उसकी वेलोसिटी आपकी लेट्स से इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं सर 2 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? ऑब्वियसली इनके बीच में कोलिजन होता है और कोलिजन में बॉल दूसरे को कंप्रेस करना शुरू करते हैं। अगर ई की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो अब बताइए यहाँ पे बच्चे फाइंड स्पीड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद बच्चे इनकी स्पीड्स क्या होंगे? तो देखो एक बात पक्की, जब आप ई की वैल्यू 0 बोलते हो तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये बॉल्स आपस में चिपकते जा रहे हैं और यहाँ पे आके कॉमन स्पीड ले लें। अब कॉमन स्पीड लेने के बाद ये बॉल सेपरेट नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली ये बॉल आपके राइट में जाएंगे क्योंकि मोमेंटम इसका ज़्यादा था। ये बॉल आपके v स्पीड से चलने लगता है। तो आप कुछ ज़्यादा इसमें कर ही नहीं सकते कि ई की वैल्यू 0 है, उस चीज़ को आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, स्टिक कर गए। कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से देखें तो पहले मोमेंटम एक बॉल का 48 था, जो 2 और 2 वाला था ये लेफ्ट साइड में जा रहा था, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 2 × -2, दोनों स्टिक कर गए तो 8 + 2 × v। तो ये वैल्यू बेटा अगर देखा जाए तो 48 - 4 44 एंड 10v, तो v की वैल्यू आपका 4.4 आ गई। तो ये अब स्टिक करके बेटा साथ चलेंगे। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए और जो कोलिजन का डिस्कशन था क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे आपको इस डिस्कशन में कवर कराया है। हम लोग नेक्स्ट में हेड ऑन कोलिजन को डिटेल में, और ये जो ई की क्वेश्चंस है इसको हम हेड ऑन में कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्लिक में कैसे यूज़ करेंगे, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार इस लेक्चर को थॉरोली आप पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको कैसे डिफॉर्मेशन में एनर्जी की रिकवरी होती है, रिकवरी नहीं होती है तो ई की वैल्यू 0 होगी, रिकवरी पूरी होती है तो ई की वैल्यू 1 होती है, रिकवरी थोड़ी बहुत होती है तो ई की वैल्यू 0-1 के बीच में कुछ भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। ठीक है, तो बाकी डिस्कशन हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको करा दिए, एक में ई की वैल्यू कम रखी, एक में ई की वैल्यू 1 रखी, एक में ई की वैल्यू 0 रखी। ओके, मैक्सिमम लॉस ई की वैल्यू 0 वाले में होगा।